हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनआईयूएस 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 को बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे आपके इस चैप्टर की टीचर, जिनका नाम है वरिंदर कौर मैम, जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाएंगी, जिससे आपके इजिली सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और पढ़ाया जाएगा उसको अगर आप फॉलो कर दे तो आप इजिली एनआईयूएस में पास हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके क्योंकि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो अगर आप पढ़ाए हुए को अच्छे से पढ़ते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर 11 देखो, अगर आपको समझ में आता है तो क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाइए, कौशल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से हमारे सभी सब्जेक्ट की आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से आईएएस के एग्जाम को पास कर पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। माय नेम इज वरिंदर कौर और आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर आपका 11, जिसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि पिछले लास्ट चैप्टर्स में जो हमने 10 चैप्टर्स करे हैं, उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग से लेकर हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो था हमारा संघीय कार्यपालिका के ऊपर, ठीक है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर हमने पढ़ा। इन बिटवीन हमने जो देखा चैप्टर्स के बीच में वो हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाना, हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, फेडरल सिस्टम के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने भारत के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजन होता है उसके बारे में भी जाना कि किस तरह से हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है वो कितना लचीला है और कितना रिग्ड भी है, यानी कितना जटिल भी है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक और चीज ऐड हो जाती है, वो होती है हमारी पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद, जहां पर हमारे देश के सारे ही रूल्स, सारे ही लॉज, कानून जो है वो बनते हैं। तो भारतीय संसद के ऊपर हमारा ये आज का पूरा चैप्टर बेस्ड रहेगा। अगर आपने इससे पहले वाले 10 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि एक वेब सीरीज के जैसे हर एक एपिसोड आपके लिए जरूरी होता है, वैसे ही ऐसे हर एक चैप्टर आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके रूल्स रेगुलेशंस को, टर्म्स को, कंडीशंस को, लॉज को समझ पाएंगे। सो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद का। तो भारतीय संसद में सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कॉम्पोजिशन जो होती है पार्लियामेंट की वो दो चीजों से बनती है, वो है राज्यसभा और लोकसभा। यानी भारतीय पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो जो दो सदन है भारत की पार्लियामेंट के, भारत के संसद के, जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ से पूरी देश की व्यवस्था चलती है, वो पहला सदन है हमारा राज्यसभा और फिर है हमारा लोकसभा। तो इसमें जो चैप्टर में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कंपैरेटिव करना होता है, यानी कंपैरिजन करना होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, इसकी डेफिनेशन या इनकी जो मेन क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो सब बताऊंगी। यही चीजें जो होती हैं यही आपके डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आ जाती हैं और साथ ही साथ अगर आपको कंपैरिजन आ जाता है, तुलना करने के लिए आ जाती है, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। तो जो आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो लास्ट जो बुक में चैप्टर में आपके लास्ट में आता है वो एक कंपैरिजन ही आता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। तो स्टूडेंट्स यही उन दोनों के बीच में का कंपैरिजन है और यही इन दोनों की इंट्रोडक्शन भी है। तो जहां पर हम ये पार्ट कंप्लीट करेंगे तो आप वहां पर इसकी जो है कंपैरिजन अगर करें तो यही पॉइंट्स आपको वहां पर आंसर में लिखने हैं। तो आइए लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। देखिए लोकसभा जो है वो भारत का सबसे जिसे कहते हैं पॉपुलर हाउस है, यानी पॉपुलर सदन है भारत का, और साथ ही साथ इसे लोअर यानी कि निम्न टाइप का सदन भी कहते हैं, भारत का छोटा सदन इसे कहते हैं, जिसका नाम है लोकसभा। क्योंकि लोकसभा जो है निम्न स्तर का होता है, छोटे स्तर का होता है, लोअर उसका होता है, और राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है, यानी ऊपर का सदन, इसे हम कहते हैं ऊपरी सदन। ओके, लोकसभा में अगर हम देखें तो टोटल मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के वो होते हैं 550, यानी कि 550 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 डायरेक्टली आते हैं हमारे राज्यों से, यानी कि हमारे स्टेट से आते हैं। जैसे हमारे भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वहां से हर स्टेट जो है वो अपने मेंबर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अपने मेंबर को प्रेजेंट करता है कि हाँ हमारे स्टेट से, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी राजस्थान को हम लेकर चलते हैं या पंजाब को हम अगर लेकर चलते हैं, तो यहाँ से जो वहाँ की सरकार होती है वो अपना एक बंदा जो है, अपना एक कैंडिडेट जो है उसे नॉमिनेट करते हैं कि लोकसभा के लिए
तो वो मेंबर्स जो होते हैं जो अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्टेट्स को, तो वो मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के टोटल जो होते हैं वो 550 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, और 530 जो डायरेक्टली स्टेट से आते हैं, लेकिन 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से आते हैं, जो कि और 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि हमारे जो जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट के हैं वहां से भी हमारी लोकसभा में टोटल मेंबर आते हैं। तो 530 डायरेक्टली और 20 मेंबर जो होते हैं हमारे वो जो है वो हमारी कम्युनिटीज में से आते हैं, और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां से आते हैं। तो टोटल जो मेंबर्स हैं वो हमारे 550 मेंबर्स हैं। राज्यसभा में अगर देखें तो राज्यसभा में टोटल जो होते हैं वो 250 मेंबर होते हैं। आज की गिनती में अगर हम राज्यसभा में देखेंगे तो 245 मेंबर हैं, यानी 245 मेंबर्स हैं, लेकिन इनकी टोटल गिनती जो है वो 250 तक की है, यानी कि 250 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस इन द लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस। यहाँ पर 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स जिन्हें की राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति कैसे नॉमिनेट करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनालिटी है जो कि लिटरेचर में यानी साहित्य में, साइंस में, कला में या फिर सोशल सर्विस में समाज सेवा में भारत का उन्होंने कोई नाम रोशन किया है, या वो अपने कार्य में निपुण है, या उन्होंने कई तरह की जो है वो मेडल्स वगैरह जीते हैं, अपने कार्य में जो काफी जो है सक्सेसफुल पा चुके हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि स्पोर्ट्स में भी इसमें आ जाता है, तो स्पोर्ट्स में अगर आप लेके चले तो सचिन तेंदुलकर को आप ले सकते हैं, या अगर हम इंडस्ट्री में जाते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत से लोग जो है जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के हैं, चाहे वो राज बब्बर है, चाहे वो हेमा मालिनी है, शबाना आजमी है, तो ऐसे कई लोग हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने काफी लेवल पर अच्छे लेवल पर काम किया हुआ है, तो वो राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ओके, तो 250 मेंबर्स होते हैं एंड प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ पे राज्यसभा के हमारे 245 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या किसी को भी लोकसभा का मेंबर बनना है तो एज शुड बी 25 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 25 साल की होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि 18 साल के कैंडिडेट को भी लोकसभा में चुना जा सकता है, लेकिन 25 साल की एज एक उन्होंने मैक्सिमम एज रखी हुई है, और जो ये एज है इसके अकॉर्डिंग ही लोकसभा का सिलेक्शन होता है। लोकसभा इसीलिए भी पॉपुलर हाउस है क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा में जितने भी मेंबर सिलेक्ट होते हैं तो वहां वो जो होते हैं वो वोटिंग के जरिए सिलेक्ट होते हैं, यानी कि एक वोटिंग सिस्टम होता है लोकसभा को, जिसे हम लोकसभा चुनाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री के इलेक्शंस आते हैं तो कोई भी पार्टी का मेंबर सीधा नॉमिनेट नहीं हो जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। एक पार्टी को मतलब नॉमिनेट किया जाता है, यानी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी सरकार है, तो वो नॉमिनेशन पहले आ जाता है। फिर लोकसभा के अंदर वो लोग अपनी सीट्स रख लेते हैं, देन क्या होता है हम लोग वोट देते हैं, और वोट देने के बाद जब वो पार्टी जीत जाती है तो वो अपना जो है प्रतिनिधि सामने लेकर आती है कि हाँ ये हमारा जो है पार्टी का मेंबर जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनने के या किसी भी मिनिस्टर बनने के लायक है। ओके, नेक्स्ट है टर्म ऑफ लोकसभा 5 इयर्स, यानी कि जो लोकसभा की टर्म्स हैं, यानी कि अगर कोई भी पर्सन लोकसभा में सिलेक्ट होता है तो उसका जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल जिसे हम कहते हैं, वो 5 साल का होता है। टोटल 5 साल के लिए वो लोग सिलेक्ट होते हैं। राज्यसभा में भी आपको सेम चीज आ जाती है कि आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और प्लस आपकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए या इससे अबव होनी चाहिए, इससे बिलो आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विधानसभा, तो राज्यसभा के जो 250 मेंबर हैं इन्हें इलेक्टेड किया जाता है, इन्हें चुना जाता है विधानसभा के हमारे मेंबर्स के द्वारा, वोटिंग सिस्टम के द्वारा आप कह सकते हैं, उनके मत के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के मेंबर। यहाँ पे लोगों का कोई भी रोल नहीं होता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, ओके, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो सारे जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के जो सिलेक्ट किए जाते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के लोग मिलकर उनको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है टर्म्स ऑफ राज्यसभा 6 ईयर,
यानी कि जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, लोकसभा में 5 साल का होता है। आप 5 साल के लिए जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप काम अच्छा करते हैं तो जनता जो है वो आपको और आगे के लिए मौका देती है, आगे फिर 5 साल। लेकिन 5 साल की अवधि एक इनकी फिक्स होती है। यहाँ पर जो कार्यकाल है वो 6 साल का है, ठीक है। लेकिन इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो हमेशा 2-2 साल बाद रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। तो 6 साल का पहले आपको कार्यकाल दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि 1/3 पार्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। और यही इंट्रोडक्शन है लोकसभा का और राज्यसभा का, यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं या आपको याद करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेंबर्स के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं। पहले आप जो हाउस के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि लोअर हाउस है और अपर हाउस है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। टोटल मेंबर यहाँ पे 550 है, यहाँ पे 250 मेंबर है। यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज के मेंबर नॉमिनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सीलेंस। यानी कि किसी भी पर्सन का अगर किसी चीज में ज्यादा सक्सेसफुल है, एक्सीलेंस प्राप्त की हुई है, तो उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दिया जा सकता है। यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना भी जरूरी है और साथ ही साथ आपकी एज जो है 25 साल की होनी चाहिए। यहाँ पर भी राज्यसभा में भी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर जो लोकसभा में मेंबर चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोकतंत्र के द्वारा। यहाँ पर जो मेंबर्स चुने जाते हैं राज्यसभा में वो विधानसभा के मेंबर्स ही इन्हें चुनते हैं। यहाँ पर जो लोकसभा है वो 5 साल के लिए हमारा कार्यकाल देती है। लोकसभा के मेंबर्स को 5 साल का कार्यकाल मिलता है और राज्यसभा के मेंबर्स को 6 साल का कार्यकाल मिलता है। लेकिन 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो जो है 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये था हमारे भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की डिटेल, और साथ ही साथ में आप इसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमारे संसद के क्या क्या कार्य हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में संसद का जो दे रखा है, जो संशोधन जो उसके जो पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कि कौन से अध्याय पर है, तो वो अध्याय जो शुरू होता है वो 72 से लेके 122 तक के इसका जो है इसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके कार्य देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन से हैं। यानी कि यहाँ पे कार्य विधायिका जो हमारे कार्य जो है इसके विधायिका के जो पार्लियामेंट के वो क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है लेजिस्लेटिव कार्य, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं कानूनी कार्य जो होते हैं। ओके, सेकंड जो हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्य विधायिका के जो कार्य होते हैं। फिर फाइनेंशियल यानी कि बजट को लेकर जितने भी कार्य होते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन, पावर ऑफ रिमूवल, चुनाव को लेके और पावर को हटाने का भी कार्य संसद का ही है। और फंक्शन रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में वो फंक्शंस आ जाते हैं, यानी संसद का जो काम है, जैसे कि हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया कि संसद का कार्य जो है वो वो कानून बनाना है। तो भारत के अंदर हमने देखा कि 3 तरह की, जैसे संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची के ऊपर राज्य सरकार काम करती है। लेकिन अगर कोई भी कानून ऐसा होता है जो कि राज्य सरकार ने बना तो दिया है लेकिन संसद में वो कानून पास नहीं किया है, तो उस कानून को लेकर संसद के पास ये अधिकार है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये संसद का फंक्शन है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो समवर्ती सूची को लेकर नए कानून बनाए। तो लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस में हम देखेंगे कि भारत के संसद के पास पूरा हक है। देश के लिए कोई भी कानून जब भी बनता है तो सबसे पहले संसद में पास किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी दोनों सदन के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, उसके ऊपर हाँ या ना के बारे में वो रजामंदी देते हैं, फिर ही कोई कानून जो है वो पास होता है। तो संसद का लेजिस्लेटिव कार्य में, यानी कि देश को लेकर जितने भी कानून बनते हैं, नए लॉज बनते हैं, वो सारे हमारे संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में अगर हम देखें तो भारत के जो जितने भी विधायिका वाले कार्य होते हैं, मान लीजिए कि कोई जो है वो किसी भी प्रकार का जो देश में नया कानून लेकर आना है, देश में कोई स्कूल बनाने हैं, कोई नई हॉस्पिटल्स बनाने हैं या यूनिवर्सिटीज बनानी है, तो या फिर देश की तरक्की के लिए कोई नया कानून लेकर आना है, लोगों के लिए कोई नई पॉलिसीज लेकर आनी है, तो वो सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस में आ जाता है। तो भारतीय संसद की मंजूरी के बिना भी वो कानून, वो मते पास नहीं होते हैं।
ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि भारत में मान लीजिए कोई स्कूल खोलना है तो स्कूल पे जितना भी खर्च आएगा, ओके, या कोई डैम बनाना है, कोई आपको हॉस्पिटल बनाना है, कोई छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाने हैं, या और भी कोई चीजें बनानी है जो गवर्नमेंट लेवल पर होती हैं, सरकार के लेवल पर होती हैं, तो उनके लिए कितने पैसे लगेंगे, कितना उसके लिए खर्च चाहिए, या इतने बजट में वो चीज बनेगी या वो नहीं बनेगी, वो कैसे पास होगा, ये सारे कार्य भी देखना संसद का ही फंक्शन आ जाता है, यानी संसद की ही ये जिम्मेवारी बन जाती है। संसद का ही ये कार्य है कि उस फाइनेंशियल फंक्शन को निभाना, यानी कि जो भी वहां को लेके जो भी बजट पास होता है, जो भी मता पास होता है, बिल पास होता है, वो फाइनेंशियल फंक्शंस में पार्लियामेंट के आते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शन में आ जाता है कि चुनाव संबंधी जो फंक्शंस हैं वो भी हमारी संसद के दोनों सदनों के ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान लीजिए कोई भी सरकार अगर जीतती है तो वो पूरे बहुमत के साथ नहीं जीतती है, तो दूसरे जो पार्टी होती है उसके साथ एक गठबंधन टाइप का वो लोग कर लेते हैं और गठबंधन की वो एक सरकार बना लेते हैं, तो बहुमत से वो सरकार जीत जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश जो गठबंधन वाली सरकार है वो टूट जाती है, कोई भी एनी रीजन बन सकता है, तो अगर वो अपना बहुमत वापस ले लेते हैं और वो गठबंधन वाली सरकार हट जाती है, तो जो मेन सरकार देश में बनी होती है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो फिर दोबारा से इलेक्शन करवाना, दोबारा से नई सरकार बनाना, दोबारा से मंत्रिपरिषद का बनाना, मंत्रिमंडल बनाना, ये सारे कार्य जो है चुनाव संबंधी जितने भी काम होते हैं वो संसद में ही पास किए जाते हैं कि अब तो सरकार गिर गई है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो आपकी जो हमारी सेंटर सरकार है। ठीक है, तो चैप्टर में हम लास्ट चैप्टर फेडरल सिस्टम में पे हमने पढ़ा था कि सेंटर सरकार जो है हमारी वो राज्य सरकार से ज्यादा मोर पावरफुल है। तो जितने भी सरकारें अगर ऐसी बनती हैं, चुनाव को लेकर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा हमारे इलेक्टोरल फंक्शंस में आता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिमूवल। पावर ऑफ रिमूवल हमने लास्ट ही चैप्टर में रिवाइज करा था, हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ रिमूवल का मतलब है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी से कोई ऐसी गलती हो जाती है या कोई ऐसा काम हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका पद जो है वो खाली हो जाता है। अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वो कोई ऐसा उनसे काम हो गया है जिसकी वजह से उनको पद से हटाया जाना चाहिए, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के मेंबर जो है मिलकर एक महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। बड़ी कठिन प्रक्रिया है, उसे स्टार्ट करके राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा सकते हैं, या वो राष्ट्रपति है चाहे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति है, जो कि हमारी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा को भंग भी कर सकते हैं और राज्यसभा को जितनी भी वहाँ पे मतलब जो भी मीटिंग्स होती हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में ही होती हैं। तो पावर ऑफ रिमूवल यानी संसद के पास इतनी पावर हमारे गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है कि अगर मान लीजिए कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो संसद के दोनों सदनों के पास इतनी पावर है कि वो अपना जो है प्रस्ताव रख सकते हैं और सरकार को हटा सकते हैं, पावर का रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शंस रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जैसे कि हमने संविधान वाले चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा संविधान जो है लचीला भी है और जटिल है, रिग्ड भी है। ठीक है, तो अगर किसी मान लीजिए कोई नया कानून हमने संविधान के अंदर जोड़ना है और करने कोई कानून को रिड्यूस करना है, कोई हमने उसको किसी नए कानून का संशोधन भी करना है, किसी पुराने कानून का संशोधन करना है या कोई नया कानून लेकर आना है, तो वो सारे कार्य भी संसद के ही होते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सारे मेंबर्स के ही होते हैं। कि संसद के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जो भी प्रोसेस है वो कोई भी चीज में संशोधन करना है, कोई चीज इंक्रीज करनी है, कोई डिक्रीज करनी है, किसी को बढ़ाना है या किसी को कम करना है, वो सारे कार्य भी हमारे जो है वो संसद के ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेन कार्य, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल फंक्शंस, पावर ऑफ रिमूवल एंड फंक्शंस रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे संसद के मेन जो है वो फंक्शंस हैं। तो होप आपको इतना तो चैप्टर समझ में आ ही गया होगा कि राज्यसभा, लोकसभा और फंक्शंस ऑफ हमारे जो है पार्लियामेंट के। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या है लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमारा, वो देख लेते हैं कि कैसे कोई भी कानून देश के अंदर लागू किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज होती है वो डायरेक्टली हमारे लिए लागू नहीं की जाती। हम लोग भारत की जनता है, तो मान लीजिए अगर कोई भी कानून आता है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है संसद के अंदर,
तब जाकर वो कानून हमारे तक पहुंचता है। जैसे कि अभी हम रिसेंट अगर हम बात करें तो किसानों के लिए जो कानून निकाले थे, तीन जो उसके बिल पास किए गए थे, 3 जो कानून निकाले गए थे, जिसको लेकर हमने देखा कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत आंदोलन हुआ, किसानों ने काफी मतलब बड़ा आप लोग कह सकते हैं 1.5 साल का बड़ा संघर्ष किया, तब जाकर कहीं उनको जो है वो उन्होंने ये कानून जो है सरकार से वापस करवाए। ठीक है, क्योंकि वो राजी नहीं थे इन कानूनों को लेकर। तो कोई भी कानून आखिर संसद में पास होता कैसे है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को या संसद के किसी मेंबर को लेकर किसी के दिमाग में भी कोई भी विचार आता है देश को लेकर, तो उसको बिल बनाने में, उसको कानून बनाने के लिए क्या लंबा प्रोसीजर। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, यानी कि उसकी एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक इंट्रोडक्शन दिखाई जाती है संसद के अंदर कि हाँ हम चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चाहता है, यानी कि संसद के दोनों मेंबर्स में से या फिर जो मुख्य हमारे न्यायाधीश होते हैं वो हो गए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, अगर वो भारत के अंदर कोई भी लॉ लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, यानी दोनों सदनों के सामने, पार्लियामेंट के सामने वो अपना लॉ रखते हैं। फिर पब्लिकेशन इन द गैजेट, यानी कि फिर उसे जो है गजट के अंदर पब्लिशन किया जाता है। फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है पूरे संसद के द्वारा, यानी उसको पहली बार जो है वो पढ़ा जाता है। जितने भी संसद के मेंबर हैं, जैसे कि हमने देखा कि राज्यसभा के 250 मेंबर हैं और लोकसभा के हमारे जो है वो 550 मेंबर हैं, तो वो सारे इसकी फर्स्ट रीडिंग करते हैं, फिर सेकेंड रीडिंग करते हैं, फिर थर्ड रीडिंग करते हैं, फिर उस लॉ को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाता है, जो कि अपने अंदर संसद के अंदर जो नेक्स्ट कमेटी है वो सिलेक्शन कमेटी है, उसके पास उस बिल को भेजा जाता है सिलेक्ट करने के लिए कि हाँ हमने इसकी 3 तरह से रीडिंग कर ली है, अब आप जो है इसको सिलेक्शन कमेटी के पास सौंप दिया जाता है ताकि आप इसको सिलेक्ट करें। फिर ये जो है ये हाउसेज में बिल पेश किया जाता है कि यानी कि दोनों सदनों में अलग अलग तरीके से इस बिल को पेश किया जाता है, दोनों हाउस में रखा जाता है। फिर इसको प्रेसिडेंट असेंस, यानी कि जब इसे प्रेसिडेंट यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी मुहर लग जाती है, उनकी रजामंदी हो जाती है, वो इस बिल को पास कर देते हैं, तब जाकर लास्ट में कहीं पर ये हमारे लिए कोई भी लॉ बनकर संसद से बाहर आता है और सारी जनता के ऊपर इसको लागू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी नोटबंदी का भी जो है वो फेस की थी प्रॉब्लम कि नोटबंदी में जो सरकार ने 500 के 1000 के नोट बंद कर दिए थे, तो वो भी ऐसे ही हुआ होगा। पहले प्रधानमंत्री जी ने उसका इंट्रोडक्शन पेश किया होगा, ठीक है, कि मुझे ये लॉ लेकर आना है, यानी कि मुझे 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद करने हैं फॉर एनी रीजन, ओके। फिर उन्होंने उसका पब्लिशन हुआ होगा, देन फर्स्ट रीडिंग हुई, आखिर इसको बंद करने के नुकसान क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर सेकेंड रीडिंग, यानी कि आप फिर थर्ड रीडिंग आप ये समझ सकते हैं कि जैसे लोअर से हाई, हाई से अपर, ऐसे मेंबर जो होते होंगे ना, वो धीरे धीरे इन चीज को पढ़ते होंगे। मैं अगर आपको स्कूल की एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसे स्कूल के अंदर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, या वो चाहता है कि स्कूल के अंदर ये कानून जो है वो लाया जाए, यानी स्कूल के अंदर ये चेंजेस किए जाएं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी उस राय को, अपने सजेशन को अपनी क्लास टीचर के सामने या सब्जेक्ट टीचर के सामने रखता है कि मैं चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर ये चीज ऐड की जाए। फिर वो क्लास टीचर या वो सब्जेक्ट टीचर जो है वो स्टाफ मेंबर के साथ डिस्कस करती है। देन वो स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे जो रिसेप्शन पे, स्कूल के अंदर जो रिसेप्शन होता है उसके ऊपर जाकर वो लोग पेश करते हैं रिसेप्शन के पास कि हम लोग चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैम के पास ये लॉ, हमारा ये जो सजेशन है स्टूडेंट्स का, ये जाए और स्कूल में ये चेंजेस किए जाएं। फिर रिसेप्शन के आगे ड्यूटी होती है कि वो प्रिंसिपल रूम तक उस चीज को पहुंचाएं। फिर प्रिंसिपल मैम जो होती हैं वो उसको रीड करती है, फिर वो चेयरमैन के पास, हेड और बोर्ड ऑफ द मेंबर्स जितने भी स्कूल के होते हैं, जितना भी हेड स्टाफ होता है, उनके पास जाकर वो बिल को, उस सजेशन को, उस एडवाइस को पेश करते हैं। फिर जब सबकी रजामंदी हो जाती है तो जो चेयरमैन होते हैं स्कूल के, वो उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि ठीक है, ये सजेशन अच्छा है, आप इसे लॉ बना दीजिए स्कूल के अंदर। तो सेम ऐसे ही जो होता है वो धीरे धीरे अलग अलग कमेटीज के पास जाता है, कोई भी बिल है, फिर वो लास्ट में जाके लॉ बन के प्रेसिडेंट जी की मोहर के बाद, जब प्रेसिडेंट इसे, राष्ट्रपति इसे बिल को पास कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तब वो लॉ बनकर जनता के लिए लागू कर दिया जाता है। तो ये है प्रोसीजर, हमारे लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, कि संसद में किस तरह से जो है कोई भी लॉ बनता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप वाइज आपको सारा बता रखा है। इसे एक आप फ्लो चार्ट में भी जब आपके पेपर में आएगा तो फ्लो चार्ट में भी आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बजट।
अब बजट कैसा होता है, यानी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट, कि संसद में कोई भी बजट कैसे पास होता है। तो देखिए, संसद में हर साल भारत का सरकार का जो एक बजट पेश किया जाता है, उस बजट के अंदर पिछले साल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी नई स्कीम्स लेकर आई जाती हैं, जिसमें कि देश के हर एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर एक सुविधाओं को प्रस्तुत किया जाता है, यानी उन्हें प्रेजेंट किया जाता है कि एक स्कूल में हमने क्या लेकर आना है, स्कूल के बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, फीस को स्कूल की कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, ठीक है, कॉलेजेस को कैसे एडमिशन बच्चों का किया जाएगा, कॉलेजेस की फीस को कैसे कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, या महिलाओं को लेकर नए जो बजट पेश किए जाते हैं, या फिर नौकरियों को लेकर कि हाँ इतने यूथ के लिए इतनी नौकरियां जो हैं वो अब निकाली जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल की चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, तो इतने दर की जो ये प्रतिशत दर की नौकरियां जो है वो निकाली जाएंगी। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि महंगाई की दर को रोकने के लिए नए नए, जैसे कि कई चीजों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं और कई चीजों के रेट बिल्कुल गिरा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे होता है कि कपड़ों का रेट बढ़ा दिया जाता है, ज्वेलरी का कम कर दिया जाता है, कई बार गोल्ड का ज्वेलरी का रेट बढ़ा दिया जाता है और कपड़ों का रेट कम कर दिया जाता है। ऐसे ही भारत में बहुत सी चीजें हैं, लकड़ी है, चमड़ा है, मसाले हैं और दालें हैं हमारी, और इसके अलावा और भी एसेसरीज जो भारत के अंदर हैं, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं हमारे, उन सबको लेकर ही एक बजट पास किया जाता है कि किस चीज का दाम बढ़ेगा, किस चीज का दाम कम होगा। हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि भारत सरकार का इतना बजट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली में जब सैलरी आती है, मतलब कि हस्बैंड की सैलरी आती है या पापा की जब सैलरी आती है, तो उस सैलरी के अंदर हम लोग एक बजट बनाते हैं कि इतने का हमारा ग्रोसरी मटेरियल आता है, इतने का जो है हमारे हमने बच्चों की फीस देनी है, इतना जो है वो अगर आप रेंटल हाउस में रहते हैं तो आपको रेंट देना है, इतना जो बजट है वो सेविंग के लिए जाएगा। तो ऐसे ही भारत सरकार भी अपना बजट जो है वो संसद के अंदर पेश करती है। हर चीज को देखा जाता है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ही बजट बनाया जाता है। फिर वो बजट पेश किया जाता है संसद के दोनों सदनों में, वो भी प्रेसिडेंट जी की, मतलब वहां पे प्रेसिडेंट जो जी है वो हाजिर होते हैं, उनकी वहां पे प्रेजेंस में ही ये बजट हमारा भारत सरकार का पेश किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मनी बिल्स। मनी बिल्स क्या होता है? मनी बिल्स जो वो होता है जो हम सरकार को पे करते हैं, चाहे वो हम बिजली के बिल के रूप में पे करते हैं, टैक्स के रूप में पे करते हैं, टोल टैक्स जब लगता है, यानी कि टोल टैक्स जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो रास्ते में टोल टैक्स आता है, वो टैक्स भी जो है वो राज्य सरकार का होता है, तो वो होता है, वो भी मनी बिल में ही आ जाता है। हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, इसके अलावा हम सरकार को टैक्स देते हैं, अपनी पर इनकम का टैक्स देते हैं, तो वो सारा जितना भी कर होता है, वो जितनी भी इनकम होती है, वो मनी बिल के रूप में संसद में ही प्रेजेंट की जाती है, संसद में ही पेश किया जाता है। फिर और जैसे कहीं पे कोई डैम बनना है, कहीं पर कोई स्कूल खुलना है, कहीं पर रोड्स बननी है, कहीं पर कोई बच्चों के लिए पार्क बनाना है, किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, रोड्स बनानी है और कहीं पे फ्लाईओवर्स बनाने हैं, तो उन सबको लेकर जो बिल पास किया जाता है, मनी बिल्स उन्हें कहा जाता है, वो मनी बिल्स भी संसद के अंदर ही पास किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमने राज्यसभा लोकसभा के इंट्रोडक्शन देखा, उनका कंपैरेटिव भी किया हमने, यानी उनको दोनों को तुलना भी की हम दोनों ने, और वही तुलना जो है वही आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है और वही आपके तुलनात्मक पार्ट में आ जाता है, आपको वही पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। फिर हमने देखा फंक्शंस देखे हमने पार्लियामेंट के, क्या क्या फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, पावर ऑफ रिमूवल है, इलेक्ट्रल फंक्शंस है, तो इस तरह से कई तरह के फंक्शंस हमने देखा कि संसद के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके, फिर हमने देखा लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनते हैं, बजट देखा हमने, भारत सरकार का बजट भी जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और मनी बिल्स के बारे में भी देखा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो संसद में ही सारे भारत का, पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी भारत की गतिविधियां हैं वो सारी कुल मिलाकर हमारे संसद से ही स्टार्ट होती हैं और संसद में ही एंड होती हैं। संसद में ही सारे कानून बन सकते हैं, संसद में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर संशोधन होते हैं। तो संसद को लेकर भारत सरकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी लंबा चौड़ा का जो है वो डिटेल में समरी दी हुई है, ठीक है, जो कि 79 से लेके 122 पेजेस तक की जो काउंटिंग में आते हैं उसमें दिया हुआ है। तो संसद बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे भारत का, इसी में ही सारा कुछ हमारे भारत का, जैसे आप कह सकते हैं कि लेखा जोखा, इसके बिना भारत की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द चैप्टर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया।